नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में एनकाउंटर पर अपना कम्युनल कार्ड चला है। ओवैसी ने बलरामपुर की एक रैली में यह कहा कि यूपी में 6,475 एनकाउंटर हुए हैं, इनमें 37% मुसलमान हैं। यानी कि ओवैसी ने अपराध और अपराधियों में भी मजहब को खोज लिया है। ओवैसी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी सिर्फ एक मजहब की बात करते हैं। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी हिंदू और मुसलमान के रूप में अपराधियों को देखते हैं। सरकार अपराध को अपराध के रूप में देखती है, दृष्टिकोण का अंतर है और उन्हें दृष्टि दोष है। लेकिन एनकाउंटर, धर्म और सियासत की याद ओवैसी को चुनाव के समय ही क्यों आती है? ओवैसी अपराधियों में आखिर धर्म को क्यों खोज रहे हैं? आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो आज की बड़ी बहस को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा और ओवैसी के बयान पर डिप्टी सीएम ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि सिर्फ एक ही मजहब की, एक ही तबके की, एक ही जात बरादरी की बात करें। कि जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की, 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी, पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? देखिए, वो हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं और सरकार या पुलिस अपराध के रूप में देखती है। दृष्टिकोण का अंतर है, मतलब दृष्टि दोष है उनको। देखिए, वो हिंदू और मुसलमान के रूप में देखते हैं और सरकार या पुलिस अपराध के रूप में देखती है। दृष्टिकोण का अंतर है, मतलब दृष्टि दोष है उनको। उनमें जानकारी का अभाव है और वो हर चीज़ को धर्म के साथ में जोड़ते हैं, ये उनकी कमजोरी है। अपराधी की कोई जात और संप्रदाय या धर्म नहीं हुआ करता। अगर अपराध करने वाला व्यक्ति कोई जाति या धर्म से संबंधित है तो इसका मतलब धर्म उससे प्रभावित नहीं हुआ करता। तो अपराधी अपराधी है और अपराधी को उत्तर प्रदेश सरकार उसके किए गए कृत्य के अनुसार दंड देती है। भारत का विभाजन करने वाले ओवैसी के पूर्वज और आज ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल देश में करते हैं, उससे यह साफ जाहिर है कि अभी इनके मन में कोई और एक विभाजन की तस्वीर उभर कर सामने आती है। इनके वक्तव्य में जिस तरह की बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही है कि आज जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार आई है 2017 से, वहां पर इनकाउंटर हो रहे हैं, इतने हजार इनकाउंटर हुए हैं, उसमें इतने % मुसलमानों के इनकाउंटर हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उनको राय दीजिए, आप जाइए, आप क्या कर रहे हैं? अगर वाकई में आपके अंदर इस तरह की भाव हैं कि नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं बनना चाहिए किसी को, तो आप जाकर जिनका ठेका लिया है उनको समझाइए। तो सुन रहे हैं आप, वार पलटवार होना लाजमी था, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जो बात कही गई है निश्चित तौर पर उससे उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमानी थी, सो वो राजनीति गरमा रही है। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने जो बयान दिया उसके बाद एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से ओवैसी को इसका जवाब भी दिया गया है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस तरह से अब चूंकि चुनाव होने हैं, चाहे पंचायत चुनाव की बात करें या फिर अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की बात, एआईएमआईएम अब अपनी पैठ को बनाने की जोगत में कहीं ना कहीं लगी है। और असदुद्दीन ओवैसी जब भी इस तरह की बयानबाजियां करते हैं, निश्चित तौर पर उसके मन के अंदर या फिर उसके केंद्र के अंदर आप देखें कि जो वोट बैंक है वो साफ तौर पर झलकता है। और शायद यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने एनकाउंटर के अंदर भी मुस्लिम कार्ड को खेलना शुरू कर दिया है। और क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा गया कि जो एनकाउंटर हुए उसके अंदर आप देखें तो 37% मुस्लिमों के एनकाउंटर हुए हैं, ये बात निश्चित तौर पर राजनीति को हवा देने वाली थी और उस पर आप वार पलटवार लगातार देख रहे हैं। हालांकि जो एनकाउंटर हुए हैं उसके अंदर अब जाति धर्म असदुद्दीन ओवैसी क्यों खोज रहे हैं,
ये असदुद्दीन ओवैसी बेहतर तरीके से समझते हैं। लेकिन अब चूंकि राजनीति के अंदर इस तरह की बयानबाजियां कोई नई नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की बयानबाजियां गाहे बगाहे आपने सुनी होंगी और असदुद्दीन ओवैसी के तमाम भाषण आपको मिल जाएंगे जहां पर उन्होंने इस तरह की बातों को कहा है। हालांकि एक एक करके असदुद्दीन ओवैसी ने न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि अन्य विपक्षी पार्टियों के ऊपर भी यहां पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर भी निशाना साधा, उन्होंने बसपा को भी निशाने पर लिया और जो संकल्प मोर्चा बना है उसका उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि अगर हम संयुक्त हो जाएं तो हम सत्ता परिवर्तन तक जा सकते हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें आज असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कही गई हैं। लेकिन सवाल इसी बात का है कि आखिर चुनाव आते ही जो इस तरह की बयानबाजियां होती हैं उनके मायने क्या हैं और क्या असदुद्दीन ओवैसी जिस बात को कह रहे हैं उसकी संजीदगी को भी वो समझ रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं पहले आपके साथ करवा देता हूं। गौरीशंकर वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। गौरीशंकर वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। भूषण त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी सरकार में। भूषण त्यागी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। गौरीशंकर वर्मा जी, आपसे ही मैं आज इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। गौरीशंकर वर्मा जी, आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं इस बयान को? एक तरफ तो एनकाउंटर और एनकाउंटर के बाद ये कहते हुए नजर आए आज ओवैसी की, इसमें अगर आप देखें पूरा आंकड़ा अगर आप उठाकर देखें तो 37% ऐसे हैं जिसमें मुस्लिमों का आपने एनकाउंटर कर दिया है। आप संविधान को नहीं मानते हैं, आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम बड़ी बड़ी बातें आज असदुद्दीन ओवैसी ने कही हैं। मैं आपका रिएक्शन इसके ऊपर चाहूंगा, इसके मायने क्या है? माननीय आयुष भाई साहब, आज जो ओवैसी ने बयान देते हैं और ये हमेशा देश के खिलाफ बयान देते हैं, ऐसा विवादित बयान देते हैं जिससे कोई इस देश की संस्कृति को देश की संस्कृति को धक्का लगे। और हमेशा ये जातपात की बात करते हैं, जबकि ये देश में लोकतंत्र में सबको बात कहने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह ये अपनी जातियों की बात करते हैं, ये सर्व समाज की बात कभी नहीं करते हैं। कभी इनके मुंह से सर्व समाज की बात नहीं निकलती है, सर्व धर्म की बात नहीं निकलती है। हमेशा ये एक व्यक्ति को लेकर, एक समाज को लेकर जो बात करते हैं और किसी ना किसी इस तरह की बातों से अपने समाज को, मुस्लिम समाज को भटकाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से ये ओवैसी जो करते हैं उससे इस देश का अहित हो रहा है। देश में अपराधी लोगों को बल मिलता है और अपराधियों की ऐसा लगता है जैसे अपराधियों को शरण यही देते हों, क्योंकि ऐसी बातें बोलकर अपराधियों को जो बल मिल रहा है, निश्चित रूप से ये निंदनीय वक्तव्य इनका। और इनको अपने वक्तव्य पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने वक्तव्य को इनको सुधारना चाहिए, क्योंकि जिस देश में रहते हैं उस देश की ये परंपरा नहीं है कि व्यक्तिगत किसी जात को लेकर ये अपना भाषण या अपना वक्तव्य दे। इसलिए मैं इनकी बात का निंदा करता हूँ। और निश्चित रूप से ओवैसी जब कोई मुद्दा को उठाते हैं और ऐसा भाषण देते हैं जिससे आम जनमानस को धक्का लगता है और आम जनमानस बिलबिला जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो। लेकिन गौरीशंकर वर्मा जी, आरोप तो विपक्षी पार्टी ये भी लगाती है कि असदुद्दीन ओवैसी दरअसल बी टीम है, क्योंकि जहां असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं वहां पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। वो बयानबाजी भले ही कुछ भी करते हों, लेकिन सीधे तौर पर विपक्ष ये कहता है कि वो आपकी ही बी टीम है। वो अन्य दल के लोग कहते हैं, वो अन्य दल के लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, यही तो मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि वो इसका विश्लेषण भी करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का आना मतलब भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलना। अब बयानबाजियां अपनी तरफ है, लेकिन ये बी टीम क्यों कहती है विपक्षी पार्टी? नहीं, ये कुछ राजनीतिक पार्टियां इस चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कभी और इस देश के, उत्तर प्रदेश के लोग इस वक्तव्य को स्वीकार नहीं करते हैं। यहाँ मुस्लिम, हिंदू, ईसाई सब पास में रहते हैं, एक दूसरे के घर के बगल में रहते हैं, लेकिन इनके वक्तव्य से लोगों के दिल में ठेस पहुंचती है। भूषण त्यागी जी, आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें अगर आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो 37% के आसपास इसमें मुस्लिमों का एनकाउंटर हुआ है। जिस बात को वो कह रहे हैं इसके मायने क्या है? और हेलो जी भूषण जी, आयुष जी, मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि उनके आंकड़े क्या हैं और कितनी संख्या बताई है। देखो, मुझे तो उसकी पूरी जानकारी है नहीं, लेकिन आपके बताए से या मैं सुनते हुए कह रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये देश इतना शांति प्रिय देश रहा है आज से पहले भी, और
सारे धर्म, सारी जातियां, सारे लोग यहाँ पे इतने प्यार से रहने वाले लोग हैं। लेकिन ये चुनाव का जब दौर आता है, और ये चुनाव मुश्किल से 1.5 या 2 महीने, 3 महीने में निपटता उत्तर प्रदेश में। जनवरी, फरवरी, मार्च में जैसे बड़ा प्रदेश है, अब बिहार में जहां तो पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो मई तक चुनाव चलेगा। क्या है कि कुछ नेता ये ऐसे भड़काऊ भाषण देके जनता को विचलित करते हैं और इससे देश का हानि होती है। मैं तो ये कहूंगा, देश एक इतना सुंदर देश है, इतना शांति प्रिय देश है, सारे लोग हम मिलजुल के रह रहे हैं और एक दूसरे के बिना हमारा काम ही नहीं चलना। अगर आप मुस्लिमों के बारे में बहुत तुष्टीकरण की नीति कुछ लोग अपनाते हैं, हमारा कौन सा काम मुस्लिम भाई नहीं करते? आप ये जरा बता दो, इतने काम हमारे समाज के मुस्लिम भाई करते हैं, अगर वो आज बुरे हैं क्या? मैं इस बात को कहूंगा कि यहाँ पे उभारे की राजनीति चलती है, कोई किसी का नाम ले लेकर करता है, भड़काऊ भाषण करते हैं। भाई ये चुनाव के मुद्दे नहीं है, चुनाव के मुद्दे पहले हुआ करते थे। पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में गन्ने की राजनीति से सरकार बदलती थी, भारत की राजनीति में प्याज से सरकार बदल जाती थी। आज क्या हो रहा है कि आज हो रहा है कि धर्म पे लेकर और जातियों पे लेकर और संप्रदाय पे लेकर राजनीति चलती है, और ये 2-3 महीने के चुनाव के पीरियड के बाद में हमें 5 साल बाद जो उसका प्रभाव देखने को मिलता है, उससे लोग दुखी होते हैं। लेकिन भूषण जी, क्या इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? चूंकि आप लोग तो राजनीति से जुड़े रहे और आप तो खुद चुनाव लड़े, मंत्री रहे, भाई इस तरह के मुद्दे अगर हवा में होते होंगे तो मुझे लगता है कि शायद कोई नेता ऐसी बयानबाजियां नहीं करता। निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलता होगा, तभी इस तरह की बयानबाजियां होती हैं। और अगर ओवैसी आकर के एन चुनावों से पहले इस तरह की बात को कह रहे हैं, एनकाउंटर पर सवाल उठाएं, वो भी हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन अगर उसमें भी जाति विशेष ढूंढना शुरू कर दें तो इसके मायने क्या हैं? भूषण त्यागी जी, क्या अपनी राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश है? उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनको इसका फायदा मिल सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, ये ऐसा प्रदेश है, यहाँ पे बिल्कुल पहाड़ों से लगा हुआ, यहाँ पे प्राकृतिक सारे समुदाय यहाँ मौजूद हैं। यहाँ के लोग, यहाँ की गंगा यमुना की तहजीब आज भी कम होते होते भी बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है। ओवैसी साहब को मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। फिजूल की बात है ये, भड़काऊ भाषण करके हमारे प्रदेश में अशांति पैदा करने की बात है ये, मैं तो पसंद नहीं करता। जहाँ तक सपा का सवाल है, सपा सब जाति, सब धर्मों की पार्टी है, सब गरीब छोटे भाइयों की सबकी पार्टी है, या पढ़े लिखों की, बच्चों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की पार्टी है। लिहाजा हमें तो ये चीज पसंद है नहीं, नंबर 1। और भड़काऊ भाषण देने के बजाय तो हमें ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए कि जनता की क्या आवाज है, जनता किन चीजों से त्रसित है, किन चीजों से परेशान है, किसान किस चीज से परेशान है, जनता महंगाई से परेशान है, सिलेंडर क्या हाल कर रहा है। मेरे घर में 1 महीने में 2 सिलेंडर लग रहे हैं, यानी मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं किसान होते हुए मेरे गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा। देश के किसानों की स्थिति देखो, आज 15,000 करोड़ रुपया किसानों का पेमेंट हुआ पड़ा। इन चीजों पर तो बोलते नहीं ओवैसी साहब आके, उन्हें मालूम नहीं उत्तर प्रदेश की समस्याएं क्या है। हमें किन चीजों पर बोलना चाहिए, बस आए और वोट की चलिए, कुल मिला के भूषण जी, उनको ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए, आप इस बात को कह रहे हैं। चाहिए सैयद मोहम्मद तकी जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सैयद मोहम्मद तकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सैयद मोहम्मद तकी जी, आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं वैसी जो बयानबाजियां कर रहे हैं, या जिस बात को वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो इनकाउंटर हुए हैं उसमें अगर आप देखें तो 37% ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं, इस तरीके के बयान के मायने क्या है? कैन यू प्लीज क्या आपने सवाल रिपीट कर सकते हैं आप? बिल्कुल। सैयद मोहम्मद तकी जी, कैसे देख रहे हैं आप ओवैसी के इस स्टेटमेंट को, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर सभी हुए एनकाउंटर्स के आंकड़े को देखें तो उसमें 37% ऐसा है जो कि मुस्लिमों का है, यानी कि मुस्लिमों के एनकाउंटर किए गए हैं। एक जाति धर्म विशेष की राजनीति हो रही है, इसके मायने क्या समझ में आ रहे हैं सैयद मोहम्मद तकी जी? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है और पूरे भारत में भाजपा की सरकार आई है, सभी वो लोग जो भाजपा की विचारधारा से या मोदी जी की विचारधारा से, योगी जी की विचारधारा से समानांतर विचारधारा नहीं रखते, उन सब के लिए लगातार सरकार हमलावर रही है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो किसी जाति का व्यक्ति हो। आप देखिए, लगातार निरंतर उत्तर प्रदेश में योगी शासन के दौरान ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं हुई। आप देखा कानपुर का प्रकरण हुआ, उसके बाद दलित महिला को जो उसका बलात्कार हुआ, फिर उसकी लाश को रातों रात जला दिया गया।
और हमारे माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी जो ठाकुर है, उनके ऊपर लगातार मुकदमे लादे गए। तो ये बीजेपी जो है वो एक साइकोपैथ टाइप की पार्टी है। जो भी इनके विरुद्ध होता है, जो भी इनके समांतर विचारधारा नहीं रखता है या मुख्तलिफ राय रखता है, उसके लिए बहुत आक्रामक हो जाती है। और वो जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र व्यवस्था है, उसको ध्वस्त करने में लगी हुई है। वो लोगों का बोलना बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और जो इस तरह के लोग हैं, जिस तरह के प्रकरण को अंजाम देते हैं, जिससे विवाद उत्पन्न हो, उनको हमेशा प्रोत्साहित करती है। आप कोई भी कांड उतार कर देखिए, पिछले कई सालों से जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, देश में हुए हैं, जो लोग इस तरह के प्रकरण में लिप्त रहे, उनको लेने के लिए फूलमाला लेने गए, उनका सम्मान बढ़ाया, उनको पार्टी में सर्वोच्च पद दिया। तो इसका मतलब ये है कि आम जो आपकी बीजेपी है वो कहीं ना कहीं जो है एक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और वो हिंदू वोट बैंक को इस तरह से रिझाना चाहती है, अपने साथ रखना चाहती है और ये संदेश देना चाहती है कि वो बहुत ही हिंदू विचारधारा की और हिंदुओं की पार्टी है, इसलिए ये इस तरह के काम करती है। तो जो वोट बैंक की राजनीति असल में कोई कर रहा है, बीजेपी कर रही है, काउंटर के अंदर जो मारे गए हैं पोलराइज करना चाहती है, उसमें 35% मुसलमान हैं। ये बात तो बिल्कुल जायज है, उनको ऐसा कहना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? सैयद मोहम्मद तकी जी, मेरा आपसे सवाल है, हमेशा बात ओवैसी जी जो बयानबाजी कर रहे हैं उसको जायज ठहरा रहे हैं मतलब आप? आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही, मुझे बहुत क्लियर आपकी आवाज नहीं आ रही इस टाइम। सैयद मोहम्मद तकी जी, अगर आपको मेरी आवाज अब मिल रही हो तो मैं सीधा सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ओवैसी जो बयानबाजी कर रहे हैं आप उसको जायज ठहराते हैं? आपको लगता है कि ऐसे ही उनको कहना चाहिए? एनकाउंटर जो हुए उसमें 37% मुसलमान हैं, ये बात उनको कहनी चाहिए? देखिए, अकबर बिन ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं उनकी बात के लिए खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन जो वातावरण देश में बना हुआ है पिछले कई सालों से लगातार बीजेपी सैयद मोहम्मद तकी जी, आज की डिबेट का हमारा टॉपिक ही वही है, आपको उस पर कुछ ना कुछ तो राय व्यक्त करनी होगी ना। सिर्फ ये कहना कि भाई देखिए जो सत्ता में बैठा है वो ऐसा कर रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। आप बताइए कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, हाँ या ना में? इसका जवाब मुझे चाहिए। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, चुनाव से आने से पहले क्या सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज को गेन करने के लिए इस तरह की बयानबाजियां हैं या इसके कुछ और मायने भी बड़े संदर्भ में आप समझ पा रहे हैं? एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते इसका विश्लेषण कैसे करेंगे आप? देखिए चित्रांश भाई, मुझे लग रहा है ना, ओवैसी साहब की जो राजनीति रही है, उनके जो वक्तव्य रहे हैं, उनके जो बयानात रहेंगे, वो विशेष तौर पर उस समय जब कहीं किसी भी राज्य में या निकाय चुनाव होगा, चाहे किसी तरह के भी चुनाव है, तब उनके बयान आते हैं। तो इस बयानों को लेके वो कुख्यात हो चुके हैं पूरी तरीके से। और बयानों की अगर टाइमिंग आप देखो तो ये चुनाव के समय क्यों दिए जाते हैं, इसमें एक थोड़ा संदेह हो रहा मुझे। अभी मैंने पूर्व मंत्री साहब का भी मैंने बात सुनी, बाकी लोग जितने भी पैनल में बैठे सबकी मैंने बात सुनी। जिस मुद्दे पे जो नवज पकड़नी चाहिए थी इन लोगों को कि ये बयान आखिर आया का, वहां तक ये पहुंच नहीं पाए। अब एक तरफ पे उत्तर प्रदेश की सरकार विशेष तौर पर ये भ्रम की स्थिति उनके पास हो गई है। अब उनके ऊपर ठाकरों को परेशान करने का भी उनके ऊपर आरोप लगा, ब्राह्मणों को मारने का भी उनके ऊपर आरोप लगा। अब ये आरोप लग जाता है कि वो मुसलमानों को भी चुन चुन के मार रहे हैं, जो 37% का आंकड़ा जिसपे आज डिबेट बैठी हुई है। अब ये पूरी स्थिति को अगर हम देखें, जो असल मुद्दे हमारे उत्तर प्रदेश या पूरे देश के हैं, उन असल मुद्दों पे एक तौर पे पर्दा डाला जाता है। आप वो तुष्टीकरण, वही राजनीति, वही हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, उसी की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। 70 साल से यही होता आया। जब देश जवान हुआ, जब देश पढ़ा लिखा हुआ, जब हम लोग एक शिक्षित हुए, राजनीतिक तौर पे समझने वाले लोग बने, उसके बावजूद भी ये स्थिति है। अब मुझे लग रहा है चाहे मुसलमानों को आप बरकला लो, इतने लिटरेसी मुसलमानों के अंदर भी नहीं है। पढ़े लिखे मुसलमान भी अपने अच्छे भले के लिए सोचते हैं। अब जिस तरीके से ओवैसी साहब की राजनीति रही है, मैंने पहले भी कहा, तो वो एक निचले स्तर के जितने मुसलमान अल्पसंख्यक जितने लोग हैं उनको भड़काने वाली राजनीति रही है। उसमें कमोबेश अगर देखा जाए तो उनको फायदा भी हुआ है, चाहे निकाय चुनाव हो जाए, चाहे हैदराबाद का चुनाव हो जाए, चाहे और भी राज्यों के चुनाव हो जाए, महाराष्ट्र का चुनाव हो, इक्का दुक्का उन्होंने सीटें हासिल करी। ये सीटें कहां पे हासिल करी, ये कौन लोग हैं? ये सारे के सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं आज ये भी कहता हूं कि ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं के बारे में, चाहे अल्पसंख्यक लोग हो चाहे दूसरे लोग हैं, उनको भड़कावे भी नहीं आना चाहिए। उनको अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी पूर्व मंत्री सपा से हैं जो, उन्होंने बहुत अच्छी बात करी
किसानों के मुद्दे कहां चले गए, गन्ना के मुद्दे कहां चले गए, महंगाई कहां चली गई। उनके घर में 2 सिलेंडर अगर इस्तेमाल होते हैं तो मेरे घर में 1 सिलेंडर इस्तेमाल होता है, आपके घर में 4 सिलेंडर इस्तेमाल होता है। ओवरऑल अगर आप गणित निकालो तो वो बजट, मुझे लग रहा अगर घर की महिलाओं से पूछो तो बजट गड़बड़ा गया। इस समय आप बजट की बात कर सकते हो, इस समय आप दूसरे मुद्दों की बात कर सकते हो। अब 1 महीने के बाद में नहीं, लेकिन डॉक्टर रमेश ठाकुर जी मुझे बताइए, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की तो दरअसल पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द घूमती है। हैदराबाद से लेकर के आप चाहे बिहार के विधानसभा चुनावों तक जाइए, चाहे गुजरात के अंदर निकाय चुनावों का आप जिक्र कर लें, हर जगह हम लोग देखते हैं कि उनके स्टेटमेंट या उनकी बयानबाजियां यही हैं। अब इससे फायदा और नुकसान होगा किसको? क्योंकि ओवैसी तो इसी प्रकार की राजनीति करते हैं ना। अगर वो ये बयान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी आकर, तो इसका फायदा किसको मिलता हुआ दिख रहा है? क्या ओवैसी वाकई में आपको लग रहा है कि इसका पॉलिटिकल जो माइलेज है वो गेन करेंगे? मैं 2 चीजें कहूंगा, उन दोनों चीजों से आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे इनका बयान किनको फायदा देने वाला और मकसद क्या है। पहला तो ये, इनके जो बयानात इस तरीके आते हैं, भड़काऊ बयान विशेष तौर पर अल्पसंख्यकों के बारे में और दूसरे समुदायों को लड़ाने के बारे में, ये चुनाव के समय क्यों आते हैं? इनकी टाइमिंग आप देख लीजिएगा। अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं अगले महीने और उसके 8-10 महीने के बाद में विधानसभा के चुनाव होने हैं। क्या उनके बयान खुद को फायदा दे रहे हैं या दूसरे पार्टी को फायदा दे रहे हैं? दूसरी पार्टी जो हिंदुत्व की सबसे बड़ी पार्टी होती है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को इनके बयान से पूरी तरीके से फायदा मिलता है। जब इनके बयान जब आ जाते हैं, उसके बाद ही जब चुनावों में जाते हैं तो वो कहते हैं देखो हमने तो धर्म के आधार पे हमने अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करी, चाहे आगे से मुसलमान हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया जो भी हो, हमने तो सिर्फ आईपीसी उस पैनल कोड का हमने रक्षा करी है जिसके आधार पे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। जिन 302 का मामला हो, गैंगस्टर का मामला हो या दूसरे तरीके मामले, उसमें अगर जो लिप्त है, हमने कानून के हिसाब से हमने कार्रवाई करी। बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। अब इसमें जब आप धर्म की राजनीति ढूंढने लगते हो, उसमें आप मजहब की राजनीति ढूंढने लगते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें संदेह करती हैं कि इसके पीछे आग लगाई जा रही है। आग लगा कौन रहा है? आग लगने से फायदा किसको हो रहा? मुझे लग रहा ये बताने की जरूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरती किया, पढ़े लिखे को पारसी किया। इस तरीके से जब राजनीति पूरे देश में होने लगी है, टुकड़ों में हम लोग बट गए हुए हैं। समाजवादी पार्टी किसके लिए राजनीति कर रही है? भाजपा हिंदुत्व की राजनीति करती है, फला उसकी राजनीति करती है, कोई दलित की राजनीति करती है। मुझे लग रहा है चाहे ओवैसी साहब हो गए, चाहे दूसरे लोग हो गए जो धर्म की राजनीति करते हैं, उस समय पढ़े लिखे लोगों को सामने आना चाहिए, प्रबुद्ध लोगों को सामने आना चाहिए। ऐसे लोगों को जो हमने 70 साल से धोते हुए आए हों, ऐसे लोगों के बयान को, ऐसे लोगों के नेताओं की जहरीले बयानों को मुझे लग रहा पूरी तरीके से विरोध करना चाहिए। गौरी शंकर वर्मा जी, आप ये सीधे तौर पर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि जब बात ध्रुवीकरण की या पोलराइजेशन की होती है तो फिर यही कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भले वो कुछ भी कहते रहे हैं, लेकिन वो जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं उसका फायदा इनडायरेक्ट वे में आपको ही मिलेगा। गौरी शंकर वर्मा जी, देखो आज जी मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जब जिन पार्टियों ने जातियों की राजनीति की है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता ने, तो देश की जनता ने ये जो वर्तमान का माहौल है उन जातवादी पार्टियों को नकार दिया है और उनका अंत होने वाला है निश्चित रूप से। चाहे वो किसी भी कोई भी दल हो, आज पूरा भारत इस भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है और यहाँ जातवाद की कोई पार्टी नहीं बची है। यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री मोदी हो, उत्तर प्रदेश की योगी हो, इन्होंने दोनों ने मिलकर इस देश के सर्व समाज का हित करने के लिए अपना संकल्प लिया था। और आज वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी दल का हो, आज अगर सुविधाएं देश से और प्रदेश से मिल रही हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई भी समाज हो, उन सबके घर जाके उनको सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ जातवाद की कोई बात ही नहीं आती है। जो लोग जातवाद की बात करते हैं, निश्चित रूप से प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और आने वाले समय में वो पार्टियां भी खत्म हो जाएंगी जो जातवाद की बात करते हैं। आज पूरा प्रदेश ओबीसी जो कहते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान जो सिख ईसाई है, उनकी बात का विरोध करते हैं। आज व्यक्तिगत कुछ लोग हो सकते हैं कि उनकी बात का समर्थन करें, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का पढ़ा लिखा तबका है या आम नागरिक है या मजदूर है, गरीब है, वो हर बात को समझने लगा है। एनकाउंटर का हवाला वो इसलिए दे रहे थे कि आप लोग दरअसल एक धर्म विशेष को लेकर के, उसकी सुरक्षा को लेकर के गंभीर नहीं है प्रधानमंत्री को, और आप लोग कहीं ना कहीं उनको टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है वैसे।
जनता देख रही है। आप कहते हैं कि आप सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में बिलीव करते हैं, दूसरी तरफ वो वैसे आके ये कहते हैं कि एनकाउंटर भी जो आप करते हैं उसके अंदर देखिए भाई 35% मुस्लिम है। गौरीशंकर जी, सुरक्षित करने का काम ये बड़ा आरोप है। देश की जनता को इस कोरोना में जहां थे गौरीशंकर वर्मा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? पहुंचाई उनको उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने गौरीशंकर वर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? उसे नहीं मानने देंगे और उन्होंने 8 महीने के अंदर देश के 80 करोड़ जनता को खाद्यान्न देने का काम किया। चलिए गौरीशंकर वर्मा जी तक मेरी लगता आवाज नहीं पहुंच रही। गौरीशंकर वर्मा जी की ऑडियो डाउन कर दें, क्योंकि मैं कुछ काउंटर सवाल पूछना चाह रहा था। लेकिन भूषण त्यागी जी, मैं आपके पास आ जाता हूं वापस। भूषण त्यागी जी, मुझे ये बताइए, चूंकि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि भाई देखिए सबको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, जो मुद्दों पर आधारित राजनीति है वो होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य तो उत्तर प्रदेश का यही है ना, हर चुनावों से पहले इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह की बयानबाजियां, क्या इस बार भी वैसा ही माहौल बनता हुआ आपको दिख रहा है? और उसमें अलग क्या है? भूषण त्यागी जी। जी, मैं कहना चाह रहा था, हेलो जी भूषण जी, मैं सुन रहा हूं। हाँ, मेरी आवाज आ रही? मैं कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और लोकल बॉडीज के ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के ये चुनाव शुरू होने वाले हैं और ऐसे ऐसे बयान देने के बाद इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना। मैंने बता दिया यूपी में ओवैसी साहब का, पिछली बार भी वो चुनाव में बहुत कैंडिडेट खड़े करे थे उन्होंने, उस विधानसभा के चुनाव में भी 0 से जरब हो गए थे। फिजूल की बात है, वो यहाँ आके जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, वो आके लड़े, चुनाव लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी पार्टी को लड़ाना कुछ है, लेकिन देखिए भेदभाव की राजनीति बहुत बुरी है और ये भड़काऊ भाषण देना बहुत बुरा है। हालांकि हमारे, मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को, भाजपा वाले भी ऐसा ही करते रहे हैं, भाजपा वालों की समस्याओं से अलग हट के बात कर रहे हैं। भाजपा, ये आज सरकार देश में और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश और देश में भाजपा की सरकार है। उन्हें सोचना चाहिए कि आम लोगों की जनता रो रही है, एक एक गरीब आदमी परेशान है, उन्हें इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा, महंगाई का, हर चीज का, पढ़ाई का, लिखाई का, हर चीज का, कोरोना से इतनी परेशानी हुई है, उन चीजों पर ध्यान जाने की जरूरत है नहीं किसी की, और बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम। लेकिन भूषण जी, फिर तो सवाल वही है ना कि भाई इसका फायदा मिलेगा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो चुनाव जीतने के लिए ही पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि ओवैसी जो सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं उसका फायदा उनको मिलेगा या किसी अन्य पार्टी को? क्योंकि आप लोग तो ये आरोप हमेशा से लगाते रहे कि ओवैसी जहां जाते हैं भाई उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा लेती है, तो अब इस बयानबाजी के मायने हैं क्या? देखिए, अब वो कुछ भी कर ले और फायदा ना भाजपा को होगा ना उन्हें होगा। सीधे सीधे 22 में सपा सरकार आ रही है, सब किसानों की समस्याओं का समाधान, जनता की समस्याओं का समाधान, युवाओं की समस्याओं का समाधान, महिलाओं की समस्याओं का समाधान, गरीबों की समस्याओं का समाधान, जाति विहीन राजनीति हमारी सपा की है, सारे धर्मों से की पार्टी है हमारी। और कोई कहता है कि भाजपा अगर ये कहे कि हिंदुओं की, हमारी हिंदुओं का हमें सपोर्ट है और उनका हमें नहीं है, भूल है। हम हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी है, सिखों के भी, ईसाई के भी, सारी समुदाय की पार्टी हमारी है, सत्ता में आ रही है अब की बात, और सब समाधान हम करेंगे। ये बस देख लेना, आप भी आज की बहस को लॉक कर लेना। सैयद मोहम्मद तकी जी, आप कितना अलग हैं इससे? क्योंकि भाई देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर तो सारी पार्टियां धर्म विशेष सबसे ऊपर उठ करके राजनीति कर रही हैं और उसमें ओवैसी आके कहते हैं कि भाई फला आदमी या फिर फला जो एनकाउंटर हो रहा है उसमें एक वर्ग विशेष ऐसा है जिसको टारगेट किया जा रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके अंदर भी धर्म जाति को ढूंढ लेना सही है और जायज है? क्योंकि आप ये कह रहे थे कि भाई देखिए तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा ही हो रहा है, आपने पुराने एनकाउंटर्स का भी हवाला यहां पर दिया, ये नहीं देखा आपने कि कौन अपराधी है कौन क्या है, उसमें ये जाति विशेष कहां से ढूंढा जा रहा है? अपराधी तो अपराधी है। देखिए अकबर ओवैसी साहब जो है लगातार इस तरह के बयान देते आए, आज नहीं, पहली बार नहीं दिए, बहुत से पहले भी उन्होंने से बयान दिए और साक्षी महाराज ने खुद बयान दिया है कि अकबर ओवैसी ने बिहार इलेक्शन में बीजेपी की बड़ी मदद करी, इनकी वजह से हम जीते और उत्तर प्रदेश में भी उनका बयान जो है बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा लगातार उन मुद्दों की बात कर रही है जो सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं। 70 साल 75 साल हो गए आजादी के, आज भी हमारे देश में, नगर में, शहरों में, गांव में लोग मूलभूत सेवाओं के लिए तरस रहे हैं। आज भी सड़कों पे गड्ढे, वैसे ही योगी जी ने कहा था हम 100 दिन के अंदर गड्ढे मुक्त करने को उत्तर प्रदेश को। आज भी शहर में, लखनऊ शहर में मेन चौक एरिया में लगातार गड्ढे हैं, कहीं गड्ढा मुक्त नहीं हुए हैं, लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, शिक्षा का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, शिक्षा महंगी होती जा रही है और महंगाई से जो हर आदमी जो है वो लड़ रहा है। दूसरी बात यह कि एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, गैस महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, साथ में लोग बेरोजगार भी हो रहे हैं।
तो जो अगर आप वाकई में देश के लिए काम करना चाहते हैं तो बेरोजगारों के लिए काम करिए। बेरोजगार की कोई जाति नहीं होती, किसानों के लिए काम करिए, किसानों की कोई जाति नहीं है। साहब तो बहुत पढ़े लिखे हैं, गरीबों के लिए जाति नहीं है, समझ में क्यों नहीं आ रही है? तो बड़े पढ़े लिखे हैं भाई, जब इतने पढ़े लिखे इंसान को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि मुद्दों पर आधारित राजनीति उनको राजनीतिक तौर पर ज्यादा फायदा पहुंचाएगी, या फिर ये कहना कि फला जाति, फला धर्म, फला संप्रदाय, इसका नाम लेकर के आप कोई स्टेटमेंट दें या बयानबाजी करें, ये आपके लिए ज्यादा हितकर है? सैयद मोहम्मद तकी जी, भाई ओवैसी साहब तो पढ़े लिखे हैं ना। देखिए अकबर ओवैसी साहब को इस तरह की सियासत सूट करती है, इस तरह की सियासत करके वो आगे बढ़े हैं। यही सियासत उनको लाइमलाइट में लेके आती है। तो जब उनके हाथ एक कामयाबी लग गई बिना ज्यादा कुछ मेहनत के इस तरह के बयान दे दिए हुए, तो लगातार वो उसी पे काम करना चाहते हैं। लेकिन वो सबकी बात नहीं करते। अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे भी, जहां पे लड़ते वहां जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र होते हैं वहां इलेक्शन लड़ते हैं। अगर वो वाकई में देश का प्रदेश का कल्याण करना चाहते हैं, वो सब जगह क्यों नहीं प्रतिनिधित्व उतारते? सब जगह इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? बिहार में भी उन्होंने चुनिंदा उन जगहों पे इलेक्शन लड़ा था जहां पे मुस्लिम वोटर ज्यादा था। तो वो तो ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, और इस ध्रुवीकरण से अगर डायरेक्ट फायदा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को होता है। और लोग ये भी कहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो बी टीम है बीजेपी की, और उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं एक ऐसी लैला हूं जिससे सब मिलना चाहते हैं। तो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का बयान है ये। तो ये लगातार इस तरह का बयान देते हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करें। कभी इन्होंने शिक्षा की बात नहीं करी, कभी इन्होंने कानून व्यवस्था की बात नहीं करी, कभी इन्होंने आम जनता की बात नहीं की। आम जनता जो परेशान है, बिजली का बिल महंगा होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी 8 रुपए यूनिट बिजली है, और स्मार्ट मीटर ज्यादा तेज चल रहे हैं, 11 रुपए यूनिट बिजली पड़ती है। तो उसका मुद्दा क्यों नहीं उठाते? तो यही तो मैं समझना चाह रहा हूं ना सैयद मोहम्मद तकी जी, इसका काउंटर अब आप लोगों के पास क्या है? क्योंकि विपक्ष के तौर पर अब आप लोग चुनाव लड़ने के लिए आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को आप कह रहे हैं कि वो उनकी बी टीम है, उनको वो फायदा पहुंचाएंगे। तो अब आपके पास प्लान क्या है? क्योंकि उनको राजनीति सूट करती, उनको फायदा भी हुआ है इस चीज का, तो फिर वो वही करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि महंगाई बढ़ी है, जब कोई मुद्दा ही नहीं है महंगाई का, बनेगा ही नहीं है मुद्दा। असदुद्दीन ओवैसी पोलराइज करेंगे या ये पोलराइज करेंगे, तो फिर उससे आप कैसे जूझेंगे सैयद मोहम्मद तकी? तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है ये। तो महंगाई सबसे बड़ा जी, मैं लगातार बहुत ज्यादा सियासत में एक्टिव रहता हूं, राजनीति में लगातार लोगों से मिलता रहता हूं, जनसंपर्क करता रहता हूं। लोग निकल के कह रहे हैं कि इस महंगाई से परेशान है, वो बेरोजगारी से परेशान, उनको समझ में नहीं आ रहा है जाए तो जाए कहां, किससे अपनी बात कहें, कौन उनकी बात को समझे। वो आज की डेट में कुछ बहुत बेबसी का शिकार हैं और बहुत तेजी से विकल्प को ढूंढ रहे हैं, और इसी वजह से आम आदमी पार्टी बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में लगातार। डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, मुझे बताइए, चूंकि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये हर चुनावों में एक बड़ा मुद्दा होता है, लगता है ऐसा ही है, लेकिन क्या वाकई में इन मुद्दों के आधार पर कभी वोटिंग होती है, या फिर यही कम्युनल कार्ड, या फिर यही जाति पाति, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है? क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में असदुद्दीन ओवैसी की जो एंट्री हो रही है, और वो पंचायत चुनाव से लेकर के विधानसभा चुनावों तक की बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ये जो मुद्दे यहां पर गिनाए जा रहे हैं दरअसल इसके आधार पर वोट मांगे जाएंगे, या इसके आधार पर वोटिंग होगी, या जो कम्युनल बात हो रही है, जो जाति पंथ विशेष की बात होती है, उसी आधार पर, उसी पैटर्न पर आपको लग रहा है कि इस बार वोटिंग रहेगी? कभी ये मुद्दे बनते हैं क्या चुनावों के अंदर? आयुष भाई, जो बातें आपने कही, जिन मुद्दों का आपने जिक्र करा है, ये इस पे जो एक रेगिस्तान है, ये सूखा है, मुझे लग रहा वो मिटने का नाम नहीं ले रहा। 2014 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी साहब का उदय होता है, मोदी साहब आते हैं, तो कुछ हम लोगों को एक अक्स ऐसा दिखाई दिया था कि शायद अब जाति विहीन राजनीति हो जाएगी, मुद्दे पे राजनीति हो जाएगी। जब उनकी भी हुकूमत आई, वही चीजें होती रही, वही चीजें, चाहे उनके साथ में एनडीए में जुड़ी हुई पार्टियां हों, चाहे बाहर की पार्टियां हों, वही सब हमें जो देखने को मिलता है। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस समय दोनों ओवैसी बंदियों के ऊपर एक नहीं दर्जनों एफआईआर दर्ज हुई है, यही सिर्फ भड़काऊ भाषण को लेके। लेकिन वो क्या है, आप ओटीटी के ऊपर आप नकेल कर सकते हो, आप सोशल मीडिया के ऊपर नकेल कर सकते हो, कोई गलत बोले तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाए, कोई व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया पे किसी नेता या किसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ अगर कोई आम आदमी अगर कुछ बोलता है, तो उसके ऊपर तो आपके लिए एक बंदिश बनाना, कानून बनाना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जब कोई नेता जहरीले बोलता है, नेता एक अमन चैन शांति को विखंडित करने के जब शब्द बोलता है, तो आप शांत क्यों हो जाते हो, तो आपकी हुकूमत बिल्कुल ठंडी क्यों हो जाती है। मुझे लग रहा है ऐसे लोगों के ऊपर अगर इक्का दुक्का अगर एक कार्रवाई हो जाए किसी नेता बड़े लीडर के ऊपर, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा संदेश जाता है। लेकिन ये उम्मीद आप किससे करें?
ये उम्मीदें करना मुझे लग रहा अपने आप में बेईमानी सी लगता है। अब मुद्दों की राजनीति की अब जहां तक बात करें, चाहे गन्ना किसान प्रभावित हो, चाहे दिल्ली के अंदर जो 3-4.5 महीने से जो आंदोलन चल रहा हो, या और भी कई चीज जो पंचायतें वगैरह हो रही हैं, ये सारे मुद्दों पे आधारित हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिन मुद्दों पे मुझे लगा सेंट्रल। लेकिन डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे हम लोग समाजवादी पार्टी का जिक्र करें, चाहे बहुजन समाज पार्टी का जिक्र करें, भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें, आम आदमी पार्टी अभी एंट्री कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, लग क्या रहा है? क्या इनमें से कोई पार्टी आपको ऐसा लगता है कि इनसे ऊपर उठ करके कोई बात मुद्दों के आधारित, क्योंकि आखिर तो जब आप वोट लेने जाएंगे तो आपको एक जो परसेप्शन है वो बनाना पड़ेगा, क्या कोई पार्टी आपको ऐसी नजर आ रही है जो मुद्दों के आधार पर कहेगी? क्योंकि यहाँ डिबेट में तो सब कह रहे हैं, लेकिन जब वोट मांगने के लिए जाते हैं या जब फिर कैंपेन चलता है तो क्या ये मुद्दे होते हैं या ये गौड़ हो जाते हैं, फिर ये जोड़ घटाना गुड़ा भाग सब चलता है कि हाँ फला कैंडिडेट या उससे कितना फायदा होगा? क्या कोई पार्टी इससे अछूती है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखो आयुष भाई, मुझे लग रहा है ना, ये हिंदी पट्टी के हिंदुस्तान के 2 बड़े राज्य हैं, जिसको यूपी और बिहार, यहाँ दोनों प्रदेशों की राजनीति हमेशा समुदाय पे रही है, जातियों पे रही है, और धर्म के खिलाफ बोलने के लिए ऐसे भाषण जैसे ओबीसी साहब बोल रहे हैं, उससे जनता भ्रमित हो या फिर लोगों को, नेताओं को फायदा हो। तो मुझे लग रहा पूरी समूची राजनीति सारी पार्टियों को, कोई चाहे समाजवादी पार्टी हो, सपा बसपा जो भी हो, सारी की सारी पार्टियों की राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। आम आदमी पार्टी का जिक्र आपने करा, आम आदमी पार्टी जब एंट्री करती है, संजय सिंह जब मैदान पे जाते हैं तो उन्होंने भी जाति समुदाय का मुद्दा उठा लिया। उन्होंने कहा, एक ठाकुर समुदाय से आने वाले संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर हैं, तो उन्होंने भी उसी राजनीति पे, उसी धर्रे पे उन्होंने चलने की कोशिश करी कि जो योगी आदित्यनाथ है वो ठाकरों के खिलाफ है, वो फलाने के खिलाफ है। तो मुझे लग रहा है उनमें आप में फिर कोई अंतर नहीं रह गया। जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं वैसे आप कर रहे हो। आप तो आम आदमी पार्टी से, आज भी मैं बता रहा हूँ, चाहे दिल्ली हो जाए, चाहे पंजाब हो जाए, और भी राज्यों में जिस तरीके से लोग अपने कदम बढ़ा रहे हैं, इनको विकल्प के तौर पे तो देखा जा रहा है। लेकिन मुझे लग रहा 2013 से आते आते 2021 तक ये लोग भी, जैसे समाजवादी पार्टी चल रही है, जैसे भाजपा चल रही है, उन्हीं के नक्शे कदम पे ये भी चलने शुरू हो गए। अच्छा, इनकी भी गलती नहीं है। इन्होंने जब 75 के 75 उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में जब इन्होंने घेराबंदी करी, संजय सिंह जब जाते हैं तो लोगों की जब नब्ज पकड़ी, लोगों से जब उन्होंने बात करी, उन्होंने कहा यहाँ तो मुद्दों का मतलब ही नहीं है, यहाँ तो मुद्दों की राजनीति हो ही नहीं सकती है, यहाँ पे भी जाति समुदाय को खेलना पड़ेगा, वही कार्ड खेलना पड़ेगा जो अब तक 70 साल में जितनी राजनीतिक पार्टियों ने करी। मुझे लग रहा वो भी राजनीतिक पार्टी वैसे ही चलने लगी। तो अब उम्मीद करना किसी पार्टी से मुझे लग रहा बड़ा बेईमानी सा लगता है। 2019 में जो हमने चीजें बदलाव की देखी वो इस समय लागू नहीं हो पाई है। अब आप अगले चुनाव में फिर जाने के लिए तैयार हो गए। उससे पहले ही एक मुसलमान जो बड़ा नेता, जिसको जो अपने आप को ये कहता है कि समूचे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, उनका मैं नेता हूं, तो उनके मुंह से भी जब इस तरह की शब्द निकलते हैं ना, जो खाटी के जो समझदार मुसलमान हैं, जो जाति समुदाय पे विश्वास नहीं करते हैं, तो मुझे लग रहा उनके भी विश्वास पे बहुत बड़ा ठेस पहुंचता है। इतना गौरी शंकर वर्मा जी, आप लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन इससे कोई अछूता है नहीं, क्योंकि जाति के आधार पर राजनीति या फिर जिसको जो सूट करता है वो बयानबाजी, वो हर पार्टी के अंदर है। आप अलग कैसे हैं? अब ओवैसी को जो सूट कर रहा है वो कह रहे हैं, लेकिन चुनाव आते आते बयानबाजियां तो ऐसी होती हैं आपकी पार्टी की तरफ से भी, उसमें गलत क्या है, अलग क्या है? गौरी शंकर वर्मा जी। जी आज जी, जब 2014 में प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बने, लोगों ने सोचा होगा कि धर्म के नाम पे बन के आए, लेकिन जब 2019 में पुनः चुनाव में गए तो उन्होंने विकास के नाम पे चुनाव लड़ा, उन्होंने जनता की सेवा के नाम पर चुनाव लड़ा और वो 2019 में विजयी हुए। निश्चित रूप से जब उत्तर प्रदेश से चुनाव आएगा 2014 के बाद उनके साथ आते विकास गायब हो गया। जातवाद का कोई चुनाव नहीं होगा, सिर्फ विकास का चुनाव होगा, जनता की सेवा का चुनाव होगा, जनता के साथ जाकर के जो मदद की है जनता के बीच में उसका चुनाव होगा। अब उत्तर प्रदेश से जातवाद का चुनाव खत्म हो गया, धर्म का चुनाव खत्म हो गया। अब चुनाव सिर्फ बचा है विकास का, और जनता के बीच में जो रहेगा, जनता की जो सेवा करेगा, उत्तर प्रदेश से गुंडा माफियाओं का जो राज खत्म करेगा, गुंडा माफियाओं को उत्तर प्रदेश जो भगाएगा, क्योंकि अपराधी किसी का नहीं होता, जब अपराध पे कंट्रोल होगा तो जनता उसी के साथ होगी। और उत्तर प्रदेश में योगी ने वो करके दिखाया है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी
जिस भी चुनाव में जाएंगे वो जनता का विकास और जनता के बीच में रहने के कारण उनको मदद मिल रही है। गौरीशंकर वर्मा जी, भाई देखिए विपक्षी पार्टी तो यही कह रहे हैं कि आप तो एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, ये आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं वो तो, और बराबर लगा रहे हैं। आज भी इसी बात को दोहराया गया कि आप एक धर्म विशेष की करते हैं, वो उसके अंदर जाति विशेष भी ढूंढ लेते हैं। कहां सबका साथ सबका विकास कर पा रहे हैं? कोरोना काल में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोई जातवाद नहीं अपनाई, कोई धर्मवाद अपनाया, उन्होंने सबकी मदद की, सबकी सेवा की। आज विकास हो रहा है, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, चाहे हर घर को नल से जल देने का काम हो, चाहे सिंचाई के साधन हो। आज 90% रोड बन गई हैं। अब मेरे सैयद भाई बगल में बैठे हैं, इन्होंने जिस सड़क की गड्ढे की बात की है, वहां पानी की लाइनें बिछ रही हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में रोडों का जाल बिछ गया है। उत्तर प्रदेश में जो 10-10 साल में रोड बनते थे 6 महीने के अंदर बनके तैयार हो रहे हैं। ये बाहर उत्तर लखनऊ से निकल के बाहर तो जाएं, इनको पता पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का विकास कितना हो रहा है। आम आदमी पार्टी का यहाँ प्रवेश हो रहा है, लेकिन योगी का जो विकास है उसको देखकर ये चारों की चारों पार्टियां घबरा रही हैं कि योगी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हो गई है। आज ओबीसी का बयान हो, चाहे वो किसी दल का बयान हो, जनता उस बयान को सुनना नहीं पसंद कर रही है। जनता खुद उसका जवाब देने के लिए तैयार है। आयुष जी, चलिए भूषण त्यागी जी, एक तरफ तो देखिए सैयद मोहम्मद तकी जी कह रहे हैं कि एक बढ़िया विकल्प के तौर पर जो मुद्दों के आधार पर बात करें तब तो जनता के जहन में सिर्फ आम आदमी पार्टी आती है, क्योंकि जाति पाति की राजनीति से तो समाजवादी पार्टी भी अछूती नहीं रही है। अब इसके आगे अगर ओवैसी आकर के ये कहें कि नहीं एक धर्म विशेष का एनकाउंटर में आंकड़ा और प्रतिशत ज्यादा है, तो अलग क्या है इनमें? क्योंकि एक विकल्प के तौर पर सिर्फ आम आदमी पार्टी, बाकी पूरी जितनी पार्टियां अब तक चुनाव लड़ती रही वो सब जाति धर्म विशेष पंथ मजहब की ही राजनीति करती हैं, उसमें वो समाजवादी पार्टी का भी है। देखिए हो ये रहा है, धर्म की राजनीति का तो यहाँ चलन हो गया है, धर्म जाति सब तो हो गया है, लेकिन आप काम भी तो देख लें जी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार ने क्या काम किए थे, उसका आंकड़ा तो देख लें। सारे प्रदेश में रोडों का जाल बिछाया था, सारे प्रदेश में नए बिजली उत्पादन करने वाले केंद्र पैदा करे थे, जो कि 15-12 साल तक पहले भी किसी ने हाथ नहीं लगाया था जिन्हें। तो प्रदेश में 636 बिजली घर का एक दिन में उन्होंने उद्घाटन करा था बनवा के, और बहुत बड़े बड़े बिजली घर बनवाए थे। मेरे अपने गांव में मैंने एक बहुत बड़ा बिजली घर, जिसके लिए 6 एकड़ जमीन मिल नहीं रही थी, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जमीन दिलाई और 132 केवीए का बनवाया, 33 केवीए का बनवाया। मतलब इतना काम हमारी सरकार में जगह जगह बिजली घर बने और 24 घंटे बिजली की सप्लाई सपा गवर्नमेंट में शुरू हो गई थी, जो इस सरकार को उसका फायदा मिला है। और सारे बिजली के रोड के सारे काम सपा सरकार में हुए हैं। कितने मेट्रो का काम हमारी सरकार में हुआ, उसको कैसे भूला जा सकेगा? हमारी सरकार ने किसानों की समस्या, किसानों के हर बार गन्ने का रेट बढ़ाया गया था, और उस किसानों का पेमेंट आज जो कह रहे हैं 15,000 हमने इतना दे दिया, 1 लाख कुछ हजार करोड़ का दे दिया, वो कर दिया। वो आप पिछले 5-4 सालों का जोड़े, 1 रुपए का गन्ने का रेट नहीं बढ़ा। किसान कितना परेशान है। एक बात आप बताइए, 4 साल सरकार को यूपी में हो गए हैं, 10 रुपए का गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ाया, 1 रुपए का भी नहीं बढ़ाया। क्या गन्ने की महंगाई नहीं बढ़ी? नहीं, ये बात तो सही है भूषण जी, ठीक है इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया, लेकिन बेहतर ज्यादा क्या है कि जो भाई था हमारा वही हमको मिल जाए। रेट बढ़ाने की बात तो बाद में है। वो तो ये कहते हैं कि वो तो बसपा से लेकर के और समाजवादी पार्टी सरकार को इंक्लूड कर लीजिए, जितना भुगतान इन लोगों ने किया उतना तो आप लोग कर ही नहीं पाए, तो आप लोग तो छोड़कर चले गए। जो भुगतान किया नहीं, ठीक है आप बढ़ाते रहे, लेकिन वर्बली कहते रहे और पैसा जाए ना अकाउंट में, तो फायदा क्या है उस बढ़ोतरी का? भूषण त्यागी जी, और वो पेमेंट जो आप लोग जो नहीं कर पाए थे वही ये सरकार कर रही है, ये भी बात कहते हैं साथ में। सुनो, मैं कह रहा हूँ इनके टाइम में कभी भी 8-10 हजार करोड़ का पेमेंट बाकी रहता चलाया है। पिछले वाले वर्ष का पेमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है हमारे यहाँ पे यूपी में, और नए साल का पेमेंट शुरू नहीं हुआ अभी तक भी। कौन सी हमारी सरकार में ऐसा कब हुआ है? जरा बता दो, जांच करा लो। हमारी सरकार में उसी साल का पेमेंट, यानी पिछले साल का पेमेंट भी ठीक है, लेकिन भूषण त्यागी जी फिर बात वहीं आकर के खत्म हो जाएगी जहां से मैंने शुरुआत की थी, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के सरकार में विकास हुआ पूरे प्रदेश के अंदर, सभी के लिए आप लोगों ने काम किया, तो फिर जनता ने क्यों नकारा आपको? वजह समझ में आई होगी ना। नकारने का कारण यहाँ बहकाना, लोग भ्रमित हो गए थे। तो अब इस बार अलग क्या है? सवाल इसीलिए मैंने पूछा भूषण जी, क्योंकि काम के आधार पर और मुद्दों के आधार पर अगर वोट होता तो मुझे लगता है जो इन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं आपको सत्ता में होना चाहिए था। परिस्थितियां तो इस बार भी वैसी ही है ना। एक
बात सुनो, अगर मैं आपको कह दूंगा कि आप हमारी वोट दीजिए, आपको 15 लाख आपके खाते में पहुंच जाएंगे, तो आप तो चुप वोट दे दोगे? ऐसे वादे करोगे? अब हर जनता को कह दिया कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे, तो वो तो भूल जाएगा सबको। सारी पार्टियों को सोचेगा भी उन्हें बाद में देखते रहेंगे, आपसे पहले उन्हें दे दो वोट। उस चक्करबाजी में बहका तो दोबारा कैसे भाई? मैं कह रहा हूं कि मुझे कोई पहली बार बहका देगा कि मैं 15 लाख दूंगा, ठीक है मैं दे दूंगा वोट, लेकिन आएंगे नहीं 5 साल के बाद, तो अगली बार थोड़ी ना वोट देने जाऊंगा। दोबारा से भी अगर वापसी कर ले जाएं तो उसका मतलब आप लोग टेक्निक या नब्ज पकड़ नहीं पा रहे हैं, या तो ये काम इतना बेहतर कर रहे हैं कि जनता उस पर मोहर लगा देती है। अलग क्या है भूषण त्यागी जी, यही तो मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि ओवैसी की एंट्री है, वो फिर उसी बात का जिक्र कर रहे हैं जिसको आप कहते हैं कि ये लोग दूसरे पार्टी वाले इसी तरह की राजनीति करते हैं। आप अपने आप को अलग कर रहे थे, हालांकि आप उससे अछूते हैं नहीं, लेकिन फिर भी इसका तोड़ क्या है आपके पास? देखिए, यहाँ पे किसानों की पार्टी, समाज की पार्टी, सारी जनता की पार्टी अगर है तो समाजवादी है, किसानों की पार्टी है, सत्ता में आवेगी। किसानों के साथ क्या हो रहा है जरा आप बता दो। दिल्ली में बैठे हैं, क्या हो रहा है? अब तक भी उन्हें धकेल के भगा रहे हैं, कुछ नहीं उनके बारे में गौर कर रहे हैं आप। कितना अन्याय हो रहा है बताओ ना। किसान क्या आप महसूस नहीं कर रहे क्या? किसान सारे प्रदेश में आम 80-90% किसान है, वो भोजन दे रहे हैं सबको। आज उनके साथ क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? ये जिद की बात हो रही है ना सरकार की। वो समाजवादी के, इसलिए समाजवादी आ रही है आपकी बात, हमेशा किसानों के साथ रही है वो। भाई अगर वो बहका के वोट ले ली एक बार में, तो वो बार बार नहीं लेगी जनता, वोट नहीं देगी अब की बार, देख लेना आप। नहीं, केंद्र सरकार को तो दूसरा भी कार्यकाल दे दिया ना, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, प्रदेश के अंदर क्या होता है इसके लिए हम लोग और इंतजार करेंगे। अभी सैयद मोहम्मद तकी जी, मुझे ये बताइए, चूंकि यहाँ पर तो सारी पार्टियां और वरिष्ठ पत्रकार ने अपना एनालिसिस खुद कर दिया कि मुद्दों के आधार पर अगर होता तो फिर मुद्दों के आधार पर विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को जनता देख सकती थी। लेकिन दिक्कत यह है कि आपके यहाँ से भी संजय सिंह ने भी जो शुरुआत की है वो भी जाति विशेष को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो तमाम जो राजनीतिक सभाएं की हैं उसके आधार पर शुरू हुआ है। अब आप अलग कैसे हैं इनसे? उत्तर प्रदेश में आएंगे तो ये समझना पड़ेगा। डॉक्टर सैयद मोहम्मद तकी जी, मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, आप अलग कैसे हैं इन लोगों से? देखिए, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में वही सारे काम करेगी विकास के जो उसने दिल्ली में करे हैं। हम बिजली उत्तर प्रदेश में 200 यूनिट फ्री देंगे, 400 यूनिट 50% देंगे, बिजली का रेट कम करेंगे, जो स्कूल हैं उनको, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से अच्छा बनाएंगे, शिक्षा का स्तर बढ़ाएंगे, जो टीचर्स हैं उनको बाहर ले जाके ट्रेनिंग कराएंगे उनकी, और जो किसान हैं किसानों की समस्याओं को समाधान करेंगे। एमएसपी पे गन्ने का मूल्य दिया जाएगा, और जैसे किसान अपना गन्ना दे के आएंगे फैक्ट्री में, उसी दिन 24 घंटे के अंदर उनका पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा। और हम बिजली जो है किसानों को कम से कम रेट पे देना चाहेंगे, कोशिश करेंगे किसान भाइयों को बिजली फ्री में दी जाए ताकि उनको ट्यूबवेल में पानी चलाने में खर्चा ना आए। हम चाहेंगे खाद के ऊपर किसानों को ज्यादा से ज्यादा उसको सब्सिडी दी जाए, उनको डिस्काउंट दिया जाए, तो आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में बता देंगे, उसका हम लोग इंतजार कर लेंगे। लेकिन सैयद मोहम्मद तकी जी, चुनाव आते आते कहीं ये तो नहीं होने लगेगा ना कि एक धर्म विशेष सुरक्षित नहीं है, एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, या एक धर्म विशेष के लिए ये योजनाएं नहीं चलाई गई, या फला धर्म पीछे रह गया, या फला जाति वर्ग पीछे रह गया? कहीं से राजनीति में तो नहीं फंस जाएंगे आगे जाके, क्योंकि संजय सिंह की तरफ से शुरुआत हो गई है। अलग कैसे आप अपने आप को साबित करेंगे? आयुष जी, जैसे ही मैंने आपकी डिबेट शुरू करी थी, मैंने सबसे पहले मैंने कहा था कि कोई भी वर्ग विशेष, कोई भी जाति विशेष वो बीजेपी के शासन काल के अंदर सुरक्षित नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे दलित हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हो, चाहे अगड़ी जाति के लोग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो बेरोजगार नौजवान हो, चाहे वो वकील हो, सब लोग, चाहे वो पुलिस कर्मचारी क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर क्यों ना हो, सब लोग जो है पीड़ित हैं, परेशान हैं। सरकार नौकरियां नहीं बढ़ा रही है, पुरानी पेंशन को बहाल नहीं कर रही है, सरकार कंपनसेशन सही से नहीं दे रही है, टीचरों की सैलरी जो है वो टाइम से रिलीज नहीं हो रही, सरकारी टीचरों की वो वेट करना पड़ता। होली का मौसम, होली आने वाली है, सरकारी जो टीचर है उनकी सैलरी भी तक रिलीज नहीं की गई है, और वो कैसे होली बनाएंगे? तो ये जब आप सरकारी नौकरियों को कम करेंगे, नई भर्तियां नहीं करेंगे, तो मार्केट में पैसा कैसे आएगा, इकोनॉमी कैसे बूम होगी? सैयद मोहम्मद तकी जी, आप ये कैसे बताएंगे? आपने तो कह दिया कि कोई जाति धर्म, कोई पंथ मजहब, कोई सुरक्षित नहीं है, तो आप उनको सुरक्षित कैसे महसूस कराएंगे? ये बता के कि हम स्कूल अच्छा बना देंगे, हम पानी बिजली फ्री दे देंगे, आप सुरक्षित हो जाएंगे? आप क्योंकि बांट दिया ना आम आदमी पार्टी, धर्म, आम आदमी पार्टी को भारत के परिवेश में आप बताएंगे क्या कि हम पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे? देखिए,
किसी एक नाव के ऊपर किसी एक नाव पे ही सवार होना पड़ेगा ना, या तो मुद्दों पर बात करेंगे या तो जाति पंथ मजहब की बात करेंगे। नहीं है। देखिए जब लगातार आम आदमी पार्टी सरकार केजरीवाल जी लगातार दिल्ली में जीते हैं, तो जब पिछली बार दिल्ली में जीते हैं तो उसका जश्न पूरे भारत ने मनाया था और अमित शाह ने घर घर जाके पर्चे बांटे थे, उसके बाद भी वो ज्यादा सीटें दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे। तो ये जीत जो है हर भारतीय की जीत थी, ये जीत उस व्यक्ति की जीत थी जो शिक्षित है, ये उस व्यक्ति की जीत थी जिसको रोजगार चाहिए, ये जीत उस महिला की जीत थी जिसको सुरक्षा चाहिए। लेकिन ये तो मुझे लगता है जो भारत में बदलाव चाहता है। आप तो कह रहे हैं आप सब लोग जाते हैं, आपको ये बात बहुत बेहतर तरीके से पता है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ की राजनीति में और वहां की राजनीति में बहुत फर्क है, यहाँ की डेमोग्राफी में और दिल्ली की डेमोग्राफी में बहुत बड़ा फर्क है, इसलिए राजनीति उत्तर प्रदेश से बहुत सारे मरीज बहुत भिन्न है यहाँ की राजनीति। ये बात मुझे लगता है आप मुझसे बेहतर समझते हैं। उत्तर प्रदेश से आपकी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, आप यहाँ उत्तर प्रदेश से बहुत सारे मरीज आज भी दिल्ली में अपना इलाज करने चाहते हैं। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद है, नोएडा है, लोग आगरा है, ओवैसी कहते हैं कि भाई मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, समझ में आता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या जो विकास मॉडल या फिर जो अपने अपने तर्क यहाँ पर रखे जा रहे हैं कि हम फला मुद्दे के आधार पर हम जाने वाले, हमको कोई लेना देना नहीं इस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स से, क्या इसमें कोई जरा सी भी तथ्यात्मक सच्चाई आपको नजर आती है? क्या हम मान के चलें कि चुनाव आते आते पार्टियां अपनी अपनी लाइन पर वापस आएंगी? नहीं, ये जितने सारे नेता हैं भाई, मुझे लग रहा है ये सिर्फ डिबेटों, आम आदमी पार्टी तो अटकी रहेगी, हमेशा रही, हमेशा रहेगी। ये डिबेटों तक इनकी शब्दावली सीमित रहती है। इसके डिबेट के बाद ये उसी धरने पे चलते हैं जो इनको करना होता है। आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, मुझे लग रहा है ये इन्होंने जो नब्ज पकड़ी है लोगों की, वो वही है कि देखो फ्री के लालच में कोई भी आ जाता है। ठीक है, अभी त्यागी साहब भी कह रहे थे कि जो भाई 15 लाख रुपए जब बीजेपी ने देने की, फ्री का लालच नहीं है, ये जनता का अधिकार है। जब चुनित जब चयनित एमएलए को फ्री मिल रहा है, जब एमएलए को मिल रहा है फ्री है, जब दिल्ली और नागरिकों को, जब अधिकारियों को मिल रहा है, जनता को नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जनता लोकतंत्र की मालिक है। आप सुने दिल्ली का मॉडल, दिल्ली का मॉडल वैसे ही आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते, जैसे आप गुजरात के मॉडल को पूरे देश में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। हर जगह की परिस्थितियां काल अलग अलग होते हैं, उसके आधार पर आपको करना होता है। भाई साहब सुने, ठीक है, लेकिन आप सुन लें वरिष्ठ पत्रकार का विश्लेषण सुने पहले। अब त्यागी जी ने कहा कि देखो बीजेपी वालों ने 15 लाख रुपए का जो लालच दी, इसलिए हमारे वोट सारे कट गए, उनके चले गए। देखो अगर 15 लाख रुपए की लालच देके अगर वोट हासिल करे जाते तो मुझे लग रहा है दूसरी पार्टी 16 लाख का लालच दे सकती है, 20 लाख का लालच दे सकती है, क्योंकि जो पिछली बातें होती है वो राजनीतिक पार्टियां भूल जाती है, लेकिन जनता नहीं भूलती है। खैर, मुझे लग रहा है डिबेट जिस मुद्दे पे हो रही थी उससे हम लोग भी भटक गए, जैसे राजनीतिक पार्टियां भटक जाती हैं, हम भी भटक जाते हैं। ओबी साहब ने ये कहा कि 33-37% जो इनकाउंटर हो रहे हैं वो मुसलमानों के हो रहे हैं, मुसलमान उसमें शामिल है। मुझे लग रहा है इसमें अगर राजनीति ना होती, अगर इसमें राजनीति करने का आपके दिमाग में कीड़ा ना होता, तो ये बात आप पब्लिक डोमेन में आके नहीं कहते, ये सार्वजनिक तौर पर नहीं कहते। बहुत अच्छा होता कि ये बात आप सीएम साहब से मिलके कहते। चलिए रमेश जी, आपकी बात को मुझे बीच में ही रोकना होगा क्योंकि अब मेरे पास समय नहीं। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए चर्चा का।